All of you are getting my voice? Yes, yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes sir. अच्छा, तो हमने बात किया था सबसे पहले स्टार्टिंग फिर से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पुराना रिवीजन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में। जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल्स होते हैं बहुत सारी बातों को डिफाइन करने के लिए, जिनको आर्टिकल्स को हमने पेज नंबर बोला कि पेज नंबर जैसे हमारे बुक्स में होते हैं, वैसे ही संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बुक है, उसमें जो पेज नंबर है दैट इज आर्टिकल्स, उन्हीं को आर्टिकल्स कहा जाता है। किस पेज नंबर पर किस आर्टिकल पर क्या बात लिखी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको कि आर्टिकल 12 से लेकर, यानी पेज नंबर 12 से लेकर 35 पेज नंबर तक, या आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 नंबर तक जो भी बातें हैं उसमें राइट्स है, ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स के अलावा भी जैसे आपकी बुक में चैप्टर होते हैं और एक चैप्टर में कई सारे आर्टिकल्स 4 या 5 होते हैं, वैसे ही आपके पार्ट थर्ड में टोटल आपके 22 पार्ट्स हैं। टोटल 22 पार्ट्स में अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर थर्ड में आपको क्या दिया गया है? पार्ट नंबर थर्ड में आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ठीक है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि जैसे आपके आर्टिकल्स होते हैं, नियमों का संग्रह होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाकर, भाई इन नियमों को तो आधार बनाएंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए क्या किया जाए, तो फिर लोगों ने क्या किया, उसके लिए लॉ बनाया, कानून बनाया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुरक्षा के लिए, बात समझ में आ रही ना, कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मानने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मानने के लिए ही लॉ बनाए गए। क्या बनाए गए? लॉ बनाए गए। हमने इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स के लॉ पढ़े, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। उसके अलावा हमने सीआरपीसी लॉ भी पढ़ा। हमने सिविल लॉ में पढ़ा कि कैसे मुकदमे आते हैं, कैसे मामले आते हैं। जैसे कोई जमीन का मैटर है ना, लैंड डिस्प्यूट वाला मैटर है, कोई टेनेंट्स या लैंड होल्डर वाला यानी मकान मालिक और किराएदार के बीच का कोई मामला है, ऐसे सारे मामले। जैसे मुस्लिम लॉ आता है ना, तलाक वाला मामला, फिर मुस्लिम लॉ आता है, हिंदू लॉ आता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है। ये सारे मामले कहां जाते हैं बेटा? आपके सिविल लॉ में जाते हैं। जैसे आपने तलाक वाला मुद्दा सुना था ना अभी, फिर है ना, ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुना होगा आपने। ये जितना भी मामला है, ये सब भाई, इसमें किसी का मर्डर तो नहीं हो रहा है, इसमें किसी का मर्डर तो नहीं हो रहा है, तो ये सारा मामला कहां जाएगा? सिविल लॉ के अंदर दिया है, इसमें जाएगा सिविल लॉ। अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स तो है ना, सभी को जीने का अधिकार तो है, फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा है, तो ये वाला मामला जो है, संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है किसी भी नागरिक का वायलेट नहीं होना चाहिए, और वायलेट हो रहा है देखा जाता है कि किस कानून के तहत आएगा, किस लॉ के तहत आएगा। पता चला कि क्रिमिनल लॉ नहीं है, तो सिविल लॉ है, ठीक है, ये सिविल लॉ हो गया। तो सेकंड नंबर मैंने बताया आपको क्रिमिनल लॉ की बात है, जैसे कोई अपराध कोई कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है ना, कोई रेप कर रहा है, कोई ये वाला मामला है, जैसे क्रिमिनल लॉ। हाँ, ये सारे डकैती कोई कर लिया है ना, किसी को आपने अपहरण कर लिया, ये सारे मामले आपके जो है, अपहरण करना भी ये सब क्रिमिनल लॉ में आ जाता है, ठीक है ना। आपने किसी को जान से मारने की धमकी दे दिया, ये सब कुछ क्रिमिनल लॉ है, ये सब कुछ क्रिमिनल लॉ में आ जाता है बेटा। और इसके बाद मैंने बताया सीआरपीसी, यानी इन दोनों लॉ से निकले हुए जो व्यक्ति हैं, इन लॉ से निकले हुए जो व्यक्ति हैं, खासकर क्रिमिनल लॉ के व्यक्ति को कोर्ट में जाके भेजा जाता है। जैसे ही व्यक्ति कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर कौन सा लॉ चलेगा? सीआरपीसी वाला लॉ चलेगा। फिर वहां पे कौन सा लॉ चलेगा? सीआरपीसी वाला लॉ चलेगा। यानी अब जजों का जो डिसीजन होगा, किसी का माइक खुला है, ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर किसी का हाँ, माइक सब लोग भाई अपना ऑफ कर लीजिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, कैसे मजा आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने बताया आपको, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके क्रिमिनल लॉ में आएंगी, और ये सारा मैटर जब उठ के कोर्ट में चला जाता है तो सीआरपीसी वाला मैटर आ जाता है, कोर्ट प्रोसीजर कोड। अब समझने वाली बात ये है, जो आपकी बुक में है, जो आपकी बुक में है, वो अब निकल के आएगा मैटर यहाँ से, जिसमें सबसे पहला एक दिया गया है इंडियन पैनल कोड। इसमें बात आ रही है इंडियन पैनल कोड। अब ये क्या है? इंडियन पैनल कोड को हम लोग आईपीसी भी बोलते हैं। इंडियन पैनल कोड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आईपीसी। आईपीसी ये कब आया? 1860 में आया। ये कब आया? 1860 में। ये इंडियन पैनल कोड 1860 में कब आया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन आपके भारत में बना भी नहीं था। भारत में आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, तब से ये इंडियन पैनल कोड चल रहा है, यानी अंग्रेजों के जमाने से। यानी अंग्रेज उस समय थे, और उस समय जो अंग्रेज रहे, जो उस समय के
वायसराय रहे लॉर्ड मैकाले थे बेटा। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के समय से इंडियन पैनल कोड सिस्टम चल रहा है। अब ये होता क्या है, दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, इंडियन पैनल कोड होता क्या है भाई? सिंपल समझ, इसकी जो हिंदी होती है वो हिंदी होती है भारतीय दंड संहिता। ठीक है, हिंदी जो इसकी होती है भारतीय दंड संहिता। दंड संहिता का मतलब क्या है? दंड संहिता का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कोई अपराध करेगा उसको दंड दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि दंड देने के लिए जो कानून बना है, दंड देने के लिए जो बातें हैं, जो आप अपराध कर रहे हैं भाई, अपराध जो होता है, क्राइम जो होता है, क्राइम एक प्रकार का क्राइम तो होता नहीं है, कई प्रकार के क्राइम होते हैं। एक प्रकार का क्राइम नहीं होता है, कई प्रकार के क्राइम होते हैं। जो कई प्रकार के क्राइम होते हैं तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? अलग अलग क्या बनेगा? सेक्शन बनेगा। अलग अलग क्या बनेगा? सेक्शन बनेगा। सेक्शन का मतलब होता है धारा, इसी को क्या बोलते हैं? सेक्शन या धारा। याद कर लीजिए कि अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग परिभाषा है। अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग परिभाषा किसमें निर्धारित की गई है? इंडियन पैनल कोड में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए। यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही है ना? फिर से सुनिएगा। sir. इंडियन पैनल कोड का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। नोट करते जाइए, कहीं पर लिखते जाइए, अपने अपने नोट्स खुद के बनाइए, दूसरे के भरोसे मत रहिए। इंडियन पैनल कोड का मतलब पढ़ाने में देखिए, पहली बात तो मुझे पढ़ाना ही नहीं था, मुझे था कि आप लोग समझ लेंगे, अपने से पढ़ लेंगे। लेकिन जब मैं पढ़ाने के लिए आ ही गया हूँ, अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ इस चैप्टर को, केवल मुझे यही चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा है। बाकी जो आपके सिलेबस में और दो चैप्टर हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम है, उन्हीं को सीधे सीधे याद कर लेना है बस। और कुछ इसमें मॉरल वैल्यू का है नहीं, बस आपको ये याद कर लेना किस सेक्शन में क्या दिया गया है, किस सेक्शन में और क्या बात दी गई है, किस सेक्शन में क्या बात है, बस इतना ही है। मैं चाहता तो आपको सीधे सीधे सेक्शन और उसका काम बता देता कि इस सेक्शन के अंदर ये बात है, इस सेक्शन के अंदर ये बात है। मैं चाहता तो यही बता के निकल लेता, ठीक है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम आपको एजुकेशन करना है, आपको एजुकेट देना है, शिक्षा देना है। और अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आप सारी बातों को समझ लीजिए कि आखिर सब कुछ हो कैसे रहा है, कौन सी बात कहां पे जुड़ी है, इस बात को भी थोड़ा सा समझते जाइए। क्योंकि ये आपका सिविक्स का पोर्शन तो थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सिविक्स का ही था, लेकिन सिविक्स के ही पार्ट से निकला हुआ भाग है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि सारी चीजें आठ पास नहीं है, ठीक है। तो ये पुरानी जो बातें हैं उनको आप याद करते रहिएगा, सर ने कहां से बताई कौन सी बात कहां से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो इंडियन पैनल कोड है, इंडियन पैनल कोड जो इंडियन पैनल कोड है कहां काम करता है? क्रिमिनल लॉ में। अब समझ में आया कि इंडियन पैनल कोड जो है आपका, इंडियन पैनल कोड ये आपका काम करेगा किसके अंतर्गत? क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत। भले ही वो अंग्रेजों के जमाने से आया हुआ है, 1860 से आया हुआ है। उस समय भारत का आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, लेकिन भारत के लिए कानून जरूर बना था। भले ही अंग्रेजों ने तो कानून बनाया था ना, भले ही भारतीयों को दंडित करने के लिए बनाया हो, किसी और व्यक्ति के लिए बनाया हो, लेकिन वो कोई ना कोई कानून के तहत ही लोगों को पकड़ते थे, ठीक है। तो जो आईपीसी है आपका, इंडियन पैनल कोड, इसके अंतर्गत काम करता है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? किसके अंतर्गत काम करेगा? क्रिमिनल लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। तो आईपीसी, हाँ आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 वाला नाम उसका वही चलेगा 1860, लेकिन काम किसके अंतर्गत करेगा? क्वेश्चन ये बन सकता है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत। और मैंने बता ही दिया कि क्रिमिनल लॉ में कैसे कैसे मामले आते हैं। क्रिमिनल लॉ में जितने भी मामले आते हैं, जितने भी प्रकार के अपराध आते हैं, जितने भी प्रकार के, जैसे किसी की आप मर्डर की अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं, अगर आप मर्डर की कोशिश भी करते हैं, या अगर आपने किसी को मर्डर कर दिया, रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, नेचुरल अगर आपने कोई गलती कर दिया, ठीक है ना, नेचुरल का मतलब होता है अप्राकृतिक कृत्य किसी को बोलते हैं, जैसे गैंग रेप हो गया, अपहरण हो गया, अगर आपने किसी का अपहरण किया, ठीक है, सबूत मिटाया, अगर आपने एविडेंस मिटाया, ये सारे जो मामले होते हैं ये आईपीसी में देखे जाते हैं। आईपीसी में इसकी एक परिभाषा है बेटा। आईपीसी में जैसे आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा बिल्कुल, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थे, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो बहुत सारे रूल्स के लिए
पेज नंबर मैंने बताया उन्हीं को आर्टिकल कहा गया। जैसे वहां पर आर्टिकल्स हैं, हमें वहां दिक्कत होती है, वैसे ही अपराध भी तो बहुत सारे हैं, क्राइम भी तो बहुत सारे हैं। तो हर क्राइम की क्या डिफिनीशन, किस क्राइम के लिए क्या सजा मिलनी है, किस क्राइम के लिए क्या सजा मिलनी है, तो वो जो क्राइम है वो किस नंबर पे आएगा, किस नंबर का क्राइम माना जाएगा, वो सारे नंबर को एक सेक्शन में डिवाइड किया गया। इसमें डिवाइड किया गया सेक्शन में, जैसे आपका सेक्शन होता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे ही मान लीजिए आप इस सेक्शन में डिवाइड होता है। तो आप मान लीजिए जो आईपीसी होती है ना, इसी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, इनका बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड होता है। आईपीसी हम बोलते हैं आईपीसी 8, आईपीसी 9, आईपीसी 12, है ना, ये सारे बहुत सी चीजें होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आईपीसी 307 किसके लिए है, आईपीसी 307 किसके लिए है, तो मर्डर के लिए होता है। आईपीसी तो 307 होता है, 307 ये शायद मेरे हिसाब से नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर है। आईपीसी 307 होता है, आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है। और मर्डर अगर किसी ने कर दिया आपने, वो किसमें आ जाएगा, 302 में आ जाएगा, धारा 302। तो सेक्शन कोई बेटा आप धारा बोलते हैं, सेक्शन कोई क्या बोलते हैं, धारा। आपने जब फिल्मों में देखा होगा कोर्ट में कि इसको सजा, है ना, आईपीसी धारा के तहत, है ना, दफा इतने, ऐसा करके आपने सुना होगा, ठीक है सर, ऐसे बोलते हैं आईपीसी धारा 302। हाँ, ऐसे बोलते हैं धारा 302। तो यही है बेटा आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है क्राइम की परिभाषा नहीं दी गई है आईपीसी पर, सीधा समझ लीजिए कि दंड देने का कानून है उसमें, कि जो आपने काम किया है तो पुलिस क्या, अच्छा इसलिए चीज ये समझ लीजिए, आईपीसी जो पावर देती है वो पुलिस को देती है। आईपीसी जो पावर देती है वो बेटा किसको देती है, आईपीसी जो, हाँ आईपीसी, मैं कह रहा हूँ जो आईपीसी है ये पावर किसको देती है, पुलिस को देती है। आईपीसी पावर किसको देती है, पुलिस को। जैसे पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी तो भैया कोई व्यक्ति उससे पूछ सकता है ना, कोई व्यक्ति उससे पूछ सकता है ना कि आप क्यों पकड़ रहे हैं हमें, हमने ऐसा क्या किया, तो पुलिस बताएगी कि आपने ये अपराध किया है, आपने ये अपराध किया, आपने ये क्राइम किया है, और आईपीसी फला फला आईपीसी यानी 44, 45, 370 कुछ भी आईपीसी बताकर आपको पकड़ लिया जाएगा। तो अब आप इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ में आए कि आईपीसी ही क्या कर रही है, अपराध की परिभाषा, क्राइम की परिभाषा दे रही है। क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा जो किया गया जो काम है वो गलत था, उसके अंतर्गत क्रिमिनल लॉ आता है, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग, आईपीसी पढ़ते हैं। बात समझ आ गई, इसी को बोलते हैं लोग आईपीसी, इंडियन पेनल कोड सेक्शन। इसी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, है ना, इसी आईपीसी में कई सारे सेक्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्राइम होते हैं, उसी हिसाब से सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो पुलिस आपको आईपीसी के तहत पकड़ती है, आईपीसी के तहत आपको पुलिस पकड़ती है, ठीक है। लेकिन जब ये मैटर आपका कोर्ट में चला जाता है तब फिर आईपीसी से मतलब नहीं है, तब आपको आईपीसी से मतलब नहीं है, आपको फिर आईपीसी, फिर सीआरपीसी लगता है वहां पर भी धारा ही सीआरपीसी, हाँ वहां पर भी सीआरपीसी को भी हम लोग धारा ही बोलते हैं। सीआरपीसी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। अब देखिए सेक्शन हर जगह होंगे, सिविल लॉ में जैसे मैंने आपको बताया, सिविल लॉ में, तो सिविल लॉ में भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो वहां पर भी धारा ही बोलते हैं, नाम वही चलता है सेक्शन। अब सिविल लॉ के सेक्शन अलग होते हैं, आईपीसी के सेक्शन अलग होते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए किस लॉ के अंतर्गत आ रहा है, सिविल लॉ के अंदर आ रहा है या क्रिमिनल लॉ में आ रहा है, सीआरपीसी में आ रहा है। तो जब कोई मुजरिम आपको, जब देखिए जब पुलिस पकड़ने गई, जब आपको पुलिस पकड़ने जाएगी, भगवान न करे कभी पकड़े, लेकिन एग्जांपल समझ लीजिए, लेकिन अगर पुलिस पकड़ रही है तो आपको आईपीसी के अंतर्गत पकड़ेगी, यानी इंडियन पेनल कोड की, यानी आईपीसी उसको पावर देता है। आप पुलिस वाले को डांट भी सकते हो, लगा सकते हो, किस आईपीसी के तहत हमें पकड़ रहे हो, पुलिस वाले को पता नहीं होगा तो फिर आप पुलिस वाले को तत्काल ले जाओगे, डांट ले जाओगे, है ना, किस आईपीसी में पकड़ रहे हो, कौन सा काम किया हमने, ये किस आईपीसी में आता है, ये तो किसी आईपीसी में नहीं आता है। आप कह दोगे तो डर जाएगा, इसके बारे में कैसे मालूम है ना। बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं ना, एसआई बने होते हैं, को खुद ही नहीं आईपीसी के बारे में की जानकारी होती है, वो पढ़ते हैं बाद में, नौकरी पाने के बाद भी पढ़ते हैं किस आईपीसी में हमें किस मुजरिम को क्या किसके तहत पकड़ना है, ठीक है। ये हमारा आईपीसी हो गया। तो आईपीसी के तहत आपको पुलिस पकड़ जाएगी। कोर्ट में जब आप केस किया जाएगा, जब आप, पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती, पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा अपनी रिमांड में नहीं रख सकती, उसको कोर्ट में भी पेश करना पड़ता है। तो जब वो आपको कोर्ट में पेश करेगी तो कोर्ट पूछेगा, कोर्ट आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सबसे पहले पुलिस से ही पूछेगा। पुलिस से क्या पूछेगा, भैया आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है। देखिए कोर्ट हमेशा, क्या कोर्ट का काम होता है नागरिक की सुरक्षा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स हर व्यक्ति का है कि उसकी स्वतंत्रता, उसकी समानता जो है, उसकी इक्वालिटी, फ्रीडम, उसका कहीं वायलेट ना हो। तो कोर्ट कहीं ना कहीं डिफेंड करता है किसको, कोर्ट डिफेंड करता है मुजरिम को ही डिफेंड करता है, ये इसलिए डिफेंड नहीं करता कि बच जाए।
पहले वो पूरी जानकारी लेता है, कहीं इसको गलत तरीके से तो नहीं पकड़ लिया गया। तो कोर्ट पहले पुलिस से पूछेगा, भैया ये बताइए इसने कौन सा अपराध किया था, तब पुलिस बताएगी। वहाँ पुलिस का काम है, वहाँ पुलिस अपना कागज वागज निकालेगी, फटाफट बताएगी कि हमने इसने ये क्राइम किया था और हमने इसको इस आईपीसी के तहत पकड़ा है। तो कोर्ट के पास भी आईपीसी की एक कॉपी होती है, चेक कर लेती है कि हाँ ये आईपीसी सही वाली लगाया है नहीं लगाया, या उनको याद रहता है, जजों को याद रहता है कि हम फटाफट आईपीसी इसलिए होती है, तो इसलिए उनको पकड़ लिया गया। अब जब आईपीसी लग गई, आईपीसी के तहत आपको केस कर दिया गया, यहाँ से पुलिस का काम खत्म, यहाँ से पुलिस का काम फिनिश। अब ये मामला किस में उठ के चला गया, किस लॉ में, सीआरपीसी में चला गया बेटा। अब यहाँ से जो भी लॉ बनेगा, अब सीआरपीसी की धारा चलेगी, कोर्ट की धारा चलेगी यहाँ पर। अब यहाँ से कोर्ट की धारा चलेगी, कोर्ट का सेक्शन चलेगा, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन यहाँ भी है, सेक्शन यहाँ भी है। अब यहाँ से कोर्ट की धारा चलेगी। सीआरपीसी में जब आपको कोई सजा हो जाती है तो फिर कोर्ट कहती है बड़ा बड़ा धारा के तहत हम आपको पकड़ रहे हैं, तो वो आईपीसी वाली धारा के तहत काम नहीं कर रही है। आईपीसी की धारा केवल आपके अपराध को बताने के लिए पुलिस को पावर देती है, पकड़ के आपको पुलिस कोर्ट में पहुंचा दिए, बस पुलिस का काम इतना ही है। पुलिस का काम आपको मारना पीटना नहीं है, ठीक है। पुलिस किसी व्यक्ति को मार पीट नहीं सकती है, हालांकि जो पुलिस मारती पीटती है वो गलत तरीका है, ठीक है। किसी व्यक्ति को मारने पीटने का अधिकार कोर्ट नहीं देता है। जब कोर्ट में जाता है तो कहेगी, कोर्ट वाले पूछते भी है कि आपकी पिटाई की हुई है, ठीक है, व्यवस्था तो नहीं हो गई जेल में, तो बताएगा आपको। अगर वो मुझे बता दिया धोखे से कि हाँ पिटाई तो बहुत हुई है, तो फिर पुलिस वही सॉरी कोर्ट जज वही खड़े खड़े उस पुलिस वाले को जम के डांटेगा, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, है ना, उसको जम के लताड़ेगा, जम को डांटेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पुलिस अपनी रिमांड में जब रखती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप कोर्ट में के अंडर में पहुंच जाते हैं तो कोर्ट फिर आपको कहीं भी संरक्षण देती है। भाई कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट का काम है कैदियों को सुधारना, ठीक है ना। मुजरिम जो अपराध कर दिया है उसको जेल में रखना, उसको बहुत सारी चीजों को रखना है। जेल और जेल में जब जाएंगे तो जेल का अपना एक अलग कानून होता है, जेल का जो कानून होता है वो अपना, जेल पुलिस अलग होती है, ये भी याद रखिए, जेल पुलिस अलग होती है, ये जो बाहर पुलिस कोतवाली में रहती है, थाने में रहती है, चौकी में रहती है, ये पुलिस अलग होती है, ये भी जान लीजिए। जेल पुलिस का और इस पुलिस का दोनों का आंकड़ा अलग होता है। जेल पुलिस का काम अलग, इन पुलिस का काम अलग। जेल पुलिस का काम, जेल के जो नियम होते हैं, लॉ होते हैं, वो अलग होते हैं, वो कोर्ट के लॉ को फॉलो करते हैं। कोर्ट में जो लॉ बनते हैं, कोर्ट के लॉ के तहत अगर किसी कैदी को भेजा गया तो जेल पुलिस का काम है उसको फॉलो करना, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत सारी हो गई। अब इसी में मैंने आपको बताया कि सिविल लॉ मैंने आपको समझा दिया है। सिविल लॉ आप समझते हैं कि इसमें कैसे मुकदमे आते हैं, इसमें बहुत सारे सेक्शन बनते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ, मुस्लिम के अपने पर्सनल लॉ है, तो मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ, इसी को भी कंबाइन करने की बात चल रही है। अभी भारत सरकार बात चला रही है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो सभी के लिए कॉमन हो, मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ ऐसा कुछ ना रहे। ट्रिपल तलाक वाला मामला भी आपने देखा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी इसमें आता है, जमीन जायदाद वाला मामला भी सिविल लॉ के अंतर्गत आ जाता है। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दिया। अब आपकी जो बुक में ध्यान दीजिएगा, जो आपकी बुक में फटाफट अपनी बुक निकालिए, फटाफट अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक के हिसाब से हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। आपको सामने बुक रखिएगा, मैं केवल हाईलाइट करूंगा लाइन पर, आपको फटाफट उसको याद करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि पहला ही पैराग्राफ ये है कि डू चिल्ड्रन हैव लॉ, क्या चिल्ड्रन लॉ रखते हैं, तो बिल्कुल चिल्ड्रन के पास भी लॉ होता है, चिल्ड्रन लॉ भी बना हुआ है। इसका मतलब ये कि क्या चिल्ड्रन लॉ है, तो बिल्कुल भी चिल्ड्रन लॉ बना हुआ है। कोई भी अगर बच्चा अपराध करता है तो उसके लिए भी कानून है, भले ही उसका जो लॉ है वो डिफरेंट होगा, लेकिन उसके लिए भी लॉ है। देखिए चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 आर कंसीडर्ड अ माइनर। अंडरलाइन करिएगा, जो माइनर किसे कहते हैं, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि माइनर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ माइनर, माइनर क्या होगा। तो आपकी परिभाषा क्या होगी, डिफिनेशन क्या होगी, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 वो से माइनर्स कहा जाता है। जैसे आप लोग अभी माइनर्स में हैं, जब 18 इयर्स को टच कर लेंगे, 18 इयर्स से ऊपर हो जाएंगे फिर मेजर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेजर, माइनर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या दिया गया है, बड़े आराम से समझिएगा। दिस मींस दे हैव बेनिफिट एज स्पेशल लीगल पोजीशन ड्यू टू देयर हेल्पलेस, है ना। जब कभी आपको कोई किसी चीज की जरूरत पड़ रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी ना किसी लीगल पोजीशन की जब जरूरत पड़ती है, उसमें जब आप कभी-कभी आप लोग असहाय महसूस करते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं करता है, उस समय क्या करते हैं, दिस मींस दे हैव बेनिफिट्स एंड स्पेशल लीगल पोजीशन ड्यू टू देयर हेल्पलेसनेस, ठीक है। आगे दिया दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, एडल्ट से जो लॉ होते हैं डिफरेंट होते हैं। एडल्ट किन्हें कहते हैं, एडल्ट उन्हें कहते हैं जिनकी एज 18 इयर्स की हो गई है या उससे ऊपर, उन्हें एडल्ट्स कहते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बातें इसमें आप देख लीजिएगा। सेकंड पैराग्राफ में क्या है, सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए, सबसे पहले आ जाइए, इसमें दिया है
इट इज इसमें देखिए मैनी पेरेंट्स वरी अबाउट द पनिशमेंट गिवन बाय टीचर। टीचर के द्वारा बहुत सारा पनिशमेंट जो मिलता है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा मारे तो मार हैंडल हाथी तोड़ दिया, जैसे टीचर ने बहुत सारे भारत में कई प्रकार के नाम टीचर हो जाता है, कई बहुत सारे ऐसे टीचर हैं इंडिया में जो कई तरीकों से व्यवहार करते हैं जो बर्बरतापूर्ण होते हैं, जो सही नहीं है ना किसी बच्चे के लिए। तो many parents worry about the punishment given by teacher and the children may think that school authorities have a right to punishment, और कभी-कभी उनको लगता है कि स्कूल पास ऐसी अथॉरिटी होती है, जबकि ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट सेक्शन 89, अब अंडरलाइन करिएगा यहीं से, ये अंडरलाइन करिएगा सेक्शन 89 आ गया ना, सेक्शन 89 जो एस दिया है, एस दिया ना, एस का मतलब क्या है, सेक्शन, एस का मतलब क्या है, सेक्शन 89 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। देखिए ये बता रहा है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत एक कानून है, नंबर कौन सा है, सेक्शन 89। इसका मतलब 88 भी होगा, हाँ 88 भी होगा, 85 भी होगा, बहुत सारे भी होंगे, उसका हमें नहीं पढ़ना है। केवल जो हमसे रिलेटेड है, जो भी सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन हमसे रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, वो हमें पढ़ना है। आपकी बुक में इतना, बाकी सेक्शन हमें नहीं पढ़ने हैं। तो सेक्शन 89 क्या कहता है इंडियन पेनल कोड का, इंडियन पेनल कोड समझ में आया, मैंने आपको समझाया, does not allow the punishment। सेक्शन 89 में दिया गया है कि पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है, that do not match the intensity of the offense, यानी किसी भी तरह से जो ऑफेंस हो रहा है, ऑफेंस मतलब अपराध, जो भी अपराध हो रहा है, अपराध चाहे जितना थोड़ा हो चाहे कम हो, वो अपराध माना जाएगा, ठीक है ना, तो अपराध नहीं देना है। ये किस सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 89 में। अब आपके एग्जाम में मॉरल वैल्यू का क्वेश्चन कैसे बनेगा, मॉरल वैल्यू में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मॉरल वैल्यू में क्वेश्चन बनेगा सेक्शन 89 अलाउड, या कह देगा कि अलाउड द, है ना, बैंस, या इसमें कह देगा डज नॉट अलाउ, हां डज नॉट अलाउ द पनिशमेंट, डज नॉट अलाउ द पनिशमेंट दैट डू नॉट मैच द इंटेंसिटी ऑफ द ऑफेंस। तो पूछेगा कि इसमें किस सेक्शन में, उसमें बहुत सारे सेक्शन रहेंगे ऑप्शन में, सेक्शन 89 रहेगा, सेक्शन 88 रहेगा, सेक्शन 87 रहेगा, बस आपको याद कर लेना है कि सेक्शन 89 ये काम करेगा, सिंपल है, याद हो जाएगा सभी को ऐसे। यस सर, जी है ना, जी है, यस सर, बस इसी सर समझ में आ रहा है, हाँ बस इसी तरह से बुक में सारा कुछ दिया रहेगा। ये बुक बहुत इजी है, शुरुआत में जो आपने थोड़ा समझ लिया वही करता, अगर उसको आपने समझ लिया तो बुक में फिर कुछ नहीं है, बुक में बहुत इजी है, बहुत आराम से, बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, हर सेक्शन का बारे में पूछा जाएगा, किस सेक्शन में क्या दिया गया है, बस यही पूछा जाएगा। अब देखिए आगे दिया गया है इट बैन्स द यूज ऑफ फोर्स, सेक्शन 75 दिया गया। अब देखिए सेक्शन 75 क्या है, लेकिन सेक्शन 75 क्या इंडियन पेनल कोड वाला है क्या, नहीं, इंडियन पेनल कोड का नहीं है, ये कौन सा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये आपके सेकंड नंबर पर मैंने दिया गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल इंडियन पेनल कोड 1860 में आया था पहली बार भारत में, इसलिए 1860 उसका नाम पड़ा हुआ है। जो एक्ट जिस ईयर में आया उसी ईयर के नाम से उसको जाना जाता है, बस सिंपल सा है। जो एक्ट जिस समय, एक्ट क्या होता है, एक्ट मतलब नियम, अधिनियम, कानून, ठीक है, जो एक्ट जिस ईयर में आया उसी ईयर के नाम से उसको रख दिया गया। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सामने 2015 दिया गया है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के सामने 1988 दिया है, नार्कोटिक ड्रग्स के सामने अभी आगे कुछ और, इसलिए पूरा नाम इसका और था, सर एक्ट क्या होता है, हाँ यही चीज मैंने बताया था आपको, एक्ट का मतलब होता है कानून, एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून, नियम, अधिनियम, नियम आ गया कि हाँ इस नियम के तहत आप ये गलत पाए जा रहे हैं, ये एक्ट होता है। बताया जाता है ना, बताया जाता है, जैसे इंडियन पेनल कोड का 89 क्या बताता है कि पनिशमेंट नहीं देना है, ये वाला बात इंडियन कौन सा सेक्शन 89 के इंडियन पेनल कोड में बताया गया है। अब इंडियन पेनल कोड में से याद कर लेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, उसमें सेक्शन भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जुवेनाइल क्या होता है, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, किशोर किसे कहा जाता है, किशोर कहा जाता है जो व्यक्ति एडल्ट नहीं है, जैसे आप लोग क्या है किशोर में आ जाएंगे, जैसे आप जुवेनाइल, तो आप लोगों के लिए एक्ट कौन सा बना है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया था बेटा, इसमें क्या किया गया था, इसमें 18 ईयर से 16 ईयर से घटा दी गई, 18 ईयर से आपकी जो एज है वो 16 ईयर घटा, अपराध वाली जो एज है। इसमें क्या हुआ था, आपने सुना होगा जब भारत में एक निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड दिल्ली में एक लड़की के साथ में जो गलत हुआ था, सुना होगा सबने निर्भया कांड। यस सर, है ना, पूरे भारत में आज से 8-10 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। तो आपने सुना था पूरे भारत में उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया था, है ना, एक बस में गैंग रेप वाली घटना हुई थी, उसमें जो आरोपी थे वो कहीं ना कहीं उनकी 16 या 17 इयर्स की थी।
तो उसके तहत गवर्नमेंट को लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एज कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से बड़े बड़े अपराध को क्या कर सकते हैं, भारत में रोक सकते हैं। तो जुवेनाइल एक्ट जो किशोर न्याय, इसमें संशोधन किया गया है। इसमें पहले 18 इयर्स था, बाद में 16 इयर्स कर दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत भी जो व्यक्ति आते हैं उनको भी वैसा ही दंड मिलेगा जैसे किसी एडल्ट्स को दंड मिलता है। इसके अलावा भी जो 16 ईयर से अंडर में है, जो 16 ईयर से नीचे भी हैं, उनके लिए भी कानून की व्यवस्था है। उनके लिए जेल अलग से है, यानी बच्चों के लिए जो जेल है वो भी अलग से बनी है। बच्चों की जो जेल होती है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जब जो भी बच्चा पकड़ा जाता है उसको उस जेल में डाला जाता है। यानी बच्चों वाली जेल जो है आपकी अलग होती है। आपके डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की जेल कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, आप लोग का पता करिएगा, देख लीजिएगा, जानकारी लेंगे। इसमें कहता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, समझ में आ गया ना? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है प्रिवेंट्स द क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए, प्रिवेंट्स द क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन। अच्छा, और आगे आ जाएंगे इसमें, और आगे देखिए, अब थोड़ी बहुत बातें आप लोग पढ़ते जाइएगा। मैं केवल जहां पर एक्ट दिए हैं केवल उन्हीं पर डिस्कस करने वाला हूं। पेज नंबर 6 में आ जाइए। देखिए इस यहां पर आ जाइए और इस पेज नंबर पे आप देखिए जहां पर एक पुलिस में है ना, एक बच्चा देखिए मोटरसाइकिल चला रहा है। एक बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, पुलिस वाला उसको खड़ा करके पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? बस बढ़िया, तुम आराम से बाइक बढ़िया आराम से चला ही रहे हो। तो पुलिस वाले ने खड़ा किया, रुको भाई, कहां जा रहे हो, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है? बोले कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनता ही नहीं है, इशू नहीं होता, पहले एज होनी चाहिए, है ना? आपको उस एज सर में 18 इयर्स आपकी ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, इसमें भी कंडीशन दी गई है। तो इसके लिए कौन सा एक्ट बनेगा? इसके लिए क्या आईपीसी वाला एक्ट लगेगा? नो सर, मोटरसाइकिल एक्ट। हाँ, इसके लिए मोटरसाइकिल एक्ट अलग से बना हुआ है। वेरी गुड। मतलब बात समझ में आई है ना? जैसा मैटर है वैसा एक्ट है, जैसा मैटर है वैसे एक्ट। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी क्रिमिनल लॉ में ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसके नियम कानून आईपीसी से बिल्कुल अलग थे। वैसे ही मोटर व्हीकल्स एक्ट भी अलग होता है। ठीक है, अब इसमें जो व्यक्ति पकड़े जाएंगे वो भी, है ना, क्रिमिनल लॉ में ही आएंगे। तो उनको फाइन देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इसमें अंडर सेक्शन 3 बंडल याद करते जाइए, अंडर सेक्शन 3 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इट इज ऑफेंस टू ड्राइव एनी व्हीकल विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। यानी अगर आपके पास आपके ये सभी के लिए कॉमन है, आप बस के लिए नहीं, सभी के लिए कॉमन है, चाहे आपके फादर हो, चाहे आप हो या कोई और हो, बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप रोड पे निकल जाते हैं तो आपको बड़े आराम से पकड़ लिया जाएगा। पुलिस कहेगी कि आपने किसका उल्लंघन किया है? सेक्शन 3 मोटर व्हीकल एक्ट जो बना था भारत में 1988 का, आपने उसका उल्लंघन किया है, आपने उसका उल्लंघन किया है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या है 1988? अब जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा। अच्छा, सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1988 में, सेक्शन 3 में बात कही गई है कि मोटर व्हीकल्स वाली जो लोग गाड़ी लेके निकल रहे हैं ना, अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब वो फर्जी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। भाई मोटर व्हीकल लाइसेंस क्या होता है? मोटर व्हीकल लाइसेंस का मतलब होता है वैधता। उस लाइसेंस में वो आपको तभी मिलता है जब आपको आपकी जांच कर ली जाती है कि हाँ आपसे गाड़ी इंडिया में बनती है कि नहीं बनती है, आप ट्रैफिक के नियम को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जब सारे ये चीजों आप नियम को जान जाएंगे तभी वो आपको लाइसेंस बना के देता है। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? वैधता। आपके पास एक प्रमाण पत्र, एक कागज मिल जाता है आपको, भैया आप यातायात के नियम को जानते हैं, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, ये सब चीजें जानते हैं, तब आपको मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया कि लीगल एज फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फॉर टू व्हीलर 16 इयर्स 16 इयर्स दिया गया है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर 50 सीसी की गाड़ी है, गाड़ी का नाम भी सुना होगा आपने, इंजन में जो होता है 50 सीसी कोई होता है, कोई 90 सीसी होता है, कोई 100 सीसी की गाड़ी होती है, सुना होगा घर में, सुनते होंगे। समझ लीजिए इसमें भी 50 सीसी दिया है। अगर 50 सीसी की गाड़ी है और अगर आप 16 इयर्स के अंदर है, ठीक है ना, एक लीगल एज आपको, तब तो आप ठीक है, आप वैलिड है। लेकिन आप अगर 16 ईयर से अंडर में हैं तो आप 50 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 16 ईयर से अंडर में हैं तो आप 50 सीसी गाड़ी, 50 सीसी के ऊपर गाड़ी पकड़े जाएंगे। गाड़ी भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी का सीसी देख लेता है। सर ये 50 सीसी कैसी गाड़ी होती है? अरे गाड़ी का इंजन का जो पावर होता है, इंजन का जो पावर होता है ना, वही उसी ओके सर। जैसे बुलेट का होता है, बुलेट का पावर क्या होता है? हाई होता है, 350 सीसी का होता है। बुलेट का 350 सीसी का होता है ना। आपके घरों में जो नॉर्मल गाड़ियां होती है, जैसे हीरो होंडा की गाड़ी है, कोई 100 सीसी की होती है, कोई 120, जो वो इंजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई उतना पावर मिला के ये है कि बच्चों के लिए ज्यादा पावर वाली गाड़ी ना हो, इसलिए उसका हम पल्सर नहीं चला सकते? अरे बिल्कुल नहीं चला सकते पल्सर। सर वो क्या कहते हैं, ज्यादा इंजन वाली जिसमें होता है उसमें ज्यादा तेज चलती है गाड़ी।
अरे ज्यादा तेज नहीं चलती है, ज्यादा तेज नहीं चलती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, आप लोग अभी कमजोर हैं, आपका दिमाग अभी कमजोर है, इसलिए गाड़ी भी कमजोर लेके चलिए। सर वो तेल Yes, sir. सर एग्जाम का पेपर भी कमजोर होना चाहिए, हम कमजोर हैं। हाँ, एग्जाम का पेपर भी इसलिए कमजोर होता है, इसीलिए आपका पेपर जो है 7th का ही पूछा जाता है, आपसे 8th का ही पूछा जाता है। लेकिन सर तब भी डिफिकल्ट रहता है। सर साइकिल तो चला सकते हैं ना? ठीक है ना? हाँ, साइकिल आप चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर 18 इयर्स का है, अगर 18 ईयर वाला मैटर है तो फिर तो 4 व्हीलर है तो उसको फिर 50, अगर आप 16 ईयर से ऊपर हो गए तो फिर आप 50 सीसी से भी ऊपर की गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें आगे दिया गया है। अच्छा, इसी में आगे दिया गया है सेक्शन 5 दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं, अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 5 के तहत क्या हो जाएगा, सर 3 महीने की जेल और फाइन। इसमें देखिए योर पेरेंट्स विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल एंड लायबल टू पनिशमेंट इफ यू आर कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भैया आप तो गलती कर दी है, आप तो पकड़े जाओ, साथ में आपके पेरेंट्स को भी पकड़ा जाएगा, ये इसकी व्यवस्था है, ठीक है। 5 में आल्सो सेक्शन 185, आल्सो सेक्शन 185, सेक्शन 185 में क्या कह रहा है, ये भी एक्ट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेकिंग अ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ड्रग्स और अल्कोहल पनिशमेंट ऑफेंस। यानी अगर कोई ड्रग्स करके अल्कोहल लेके, है ना, बहुत समझते हैं ना, पी कर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हाँ, तो फिर वो 85 अल्कोहल कहिए, ऐसे ना कहीं पड़ जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 85 में पकड़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बात कर लीजिए इसमें, और आगे अगर बात करें थोड़ा थोड़ा मैं बड़ा सेक्शन 77, यहाँ देखिए सेक्शन अभी बहुत कुछ छूट रहा है बीच में, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सेक्शन 77 क्या है, ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर। देखिए फिर से जुवेनाइल जस्टिस आ रहा है, एक्ट 215, इसमें क्या है, इज इम्पोज्ड ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग द अल्कोहल। इसमें अल्कोहल है ना, उस पर मना किया गया है कि जो अल्कोहल बेचने वाला है ना वो भी पकड़ा जाएगा, जो सेल कर रहा है ना, जो भाई जैसे जो सेल कर रहा है ना वो भी पकड़ा जाएगा। सर अल्कोहल मतलब जो शराब होती है ना, उसी को बोलते हैं। सर आवाज फंस रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल थोड़ा आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। इसमें क्या, इसमें देखिए जो सेक्शन बात नहीं करें भाई, बात नहीं करनी, कंप्लीट कर दूंगा। सेक्शन 77 में क्या है, सेक्शन 77 में देखिए आप लास्ट देखिए, पर्सन हु सेल्स ड्रिंक्स, है ना, तो चिल्ड्रन विल आल्सो बी पनिश्ड। जो बच्चों को ड्रिंक्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी कानून के कटघरे में आएंगे, वो पकड़े जाएंगे, ठीक है, कि आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए इसने एक एज निर्धारित की गई है, ठीक है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग होती है। अभी देखिए टू अंडरस्टैंड द सेल यूज एंड द here possession are illegal under section 8 of the narcotics drugs and psychotropic substance act 1980। यही मैं लिखा था कि नार्कोटिक्स ड्रग्स इसका काम क्या है, इसका काम ये कि जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो भी अल्कोहल बेच रहे हैं, वो गलत तरीके से तो नहीं बेच रहे हैं, गलत कुछ मिला के तो नहीं बेच रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों की धरपकड़ इस कानून के तहत की जाएगी, एक्ट के तहत 1985 में आया है, इसे आप ठीक है। इसके बाद फिर से इंडियन पेनल कोड आप इसको देखिए, सेक्शन 82 इंडिया इंडियन पेनल कोड 1860 दिया हुआ है, इसको भी पढ़िए किस लिए दिया हुआ है। एज ऑफ, इसमें क्या दिया है, एज ऑफ 7 है ना, अगर आप 7 इयर्स से नीचे है तो उसमें कुछ आपको छूट मिल जाती है, ठीक है। ये सब चीजों को भी आप पढ़िएगा। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एज ही पूछ लेगा, कौन सी एज में, तो आपको एज ऑफ 7 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, 9 दिया रहेगा, तो बस सीधे बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसकी एक दो लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मीनिंग आपको नहीं आ रही है, इसकी इंग्लिश नहीं आती है, वोकैबुलरी अपने पास डिक्शनरी रखिए, और डिक्शनरी से बड़े आराम से ढूंढ लिया करिए, समझ लीजिए अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग की प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं होता, बात तो समझ गए आप। मीनिंग की प्रॉब्लम होगी तो डिक्शनरी आप पास रखिएगा, उसी से आपको देख लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप समझिए, रैगिंग, बड़े बड़े स्कूलों जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज में तो रैगिंग भी होती है ना, रैगिंग का नाम यस सर यस सर सुना है। हाँ, उस वाले मामले को भी यहाँ पर बताया गया है कि देखिए इसमें कहा गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मतलब ये सीबीएसई जो है क्या करती है, थ्रू द सर्कुलर नंबर, अब ये देखिए ये सर्कुलर नंबर आपको याद कर लेना है, सर्कुलर नंबर एकेडमिक, ये एसीएडी का मतलब यही है, एकेडमिक का 17/2015 दिया है। अब ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, 17/2015, 2018, 2019, 17 में ही कई सारे ऑप्शन, तो बड़े ध्यान से आपको याद करके लेना है। इस एक्ट में अब सीबीएसई भी अपना एक एक्ट लगा रहा है, सीबीएसई एक अपना एजुकेशन वाला एक्ट लगा रहा है कि हमारे एजुकेशन को कोई अगर प्रभावित कर रहा है
कौन कौन से बच्चे एजुकेशन को प्रभावित कर रहे हैं? तो देखिए, डायरेक्टर द स्कूल को डायरेक्ट करता है टू सेट अप एंटी बुलिंग कमेटी। एंटी बुलिंग कमेटी मतलब कि जो बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, उनकी नाक में दम किए रहते हैं, है ना, अब पिटाई करते हैं, किसी दूसरे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे बच्चों को क्या हो जाएगी? पेनाल्टी देना पड़ेगा। सीधा सीधा कह रहा है उनको पेनाल्टी देना पड़ेगा, which impose the penalty on the students indulging in the bullying। indulging का मतलब होता है लिप्त पाए जाते हैं। अगर बुलिंग लिप्त पाए जाते हैं तो इंक्लूडिंग द साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा सर साइबर बुलिंग मतलब? साइबर बुलिंग का मतलब साइबर से मतलब इंटरनेट, नेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर आप किसी बच्चे को परेशान कर रहे हैं, आपको स्कूल का ये, तो अगर वो वीडियो कटघरे में आ रहा है, क्राइम, उसको भी क्राइम आ रहा है, इसके तरफ क्या है, ठीक है। आर यू बीइंग हाउंडेड बाय फेसबुक, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, एक्सप्लेन टू देम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एंड 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बताया था आपको। तो ये अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके अंतर्गत आएगा? सिविल लॉ में आएगा, सिविल लॉ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। इसका उल्लंघन करेंगे आप तो सिविल लॉ के तहत आपका मामला फंसेगा, ठीक है। देखिए, नो वन बिलो ऑफ द एज 18, अगर आप 18 साल से नीचे के हैं, 18 ईयर से बिलो है आपकी एज, कैन लीगली ज्वाइन एनी ऑनलाइन पोर्टल। कोई भी व्यक्ति 80, जैसे आप लोगों ने अपना फेसबुक अगर बना लिया हो तो वो आपके लीगली रूप से आप लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर आप चेकिंग हुई कभी तो आप पकड़ सकते हैं। इसलिए कोई भी बनाते हैं, हाँ, कोई भी सोशल साइट आपको बनाने के लिए मना किया गया है, दिया गया सेक्शन 10 एंड 11। और किस एक्ट के तहत? तो इसमें दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी याद रखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपको मना किया जा रहा है। और ये एक्ट किसके अंतर्गत आता है? मैंने 3 कानून जो बताए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सीआरपीसी, को सिविल लॉ के अंतर्गत ही आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ठीक क्या है। पनिशमेंट मिलती है? ठीक है, तो इसमें आपको नो वन द एज ऑफ 18 कैन लीगली ज्वाइन द मनी पोर्टल इंक्लूडिंग द फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगर इस पे आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें व्हाट्सएप यूज करेंगे तो वो उसमें भी? हाँ, नहीं व्हाट्सएप तो ठीक है, आपके पेरेंट्स का ही आप यूज कर रहे हैं। एक चीज और समझिए, सबसे लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें एक रिमेंबर एक वर्ड दिया गया है, ignorantia juris non expert and ignorantia legis nimium excusat, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? एक लीगल प्रिंसिपल है। क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ये क्या है, कोई स्टेटमेंट है, लीगल प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है, दिया गया है, एक सिद्धांत है, बस इसको आप याद कर लीजिए कि लीगल प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे कानून के बारे में जानकर कुछ नहीं करना है, तो अगर वो ऐसा सोचता है और ऐसा सोचकर ये सोचता है कि मैं कानून से बच जाऊंगा, तो गलत सोचता है। तो हर व्यक्ति को कानून जानना चाहिए, ये कह रहा है। इस सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति कानून नहीं जानता वो लंबे होते हैं। हाँ, नहीं, वो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति लॉ नहीं जानता वो और भी बेवकूफ है, ठीक है। इसलिए उसको कानून जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अपराध करेगा पकड़ा तो जाएगा ही, अपराध करेगा पकड़ा तो जाएगा। वो ये नहीं कह सकते सर हमें मालूम नहीं था कि ऐसा कानून है, ठीक है, इसलिए वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, लास्ट में आपको देखिए ये व्यक्ति है, ये पर्सन आपको दिख रहे होंगे, Collie Sam Nariman, है ना, pursued a law degree from the Government Law College Mumbai 1950। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इन्होंने कानून की पढ़ाई किया था मुंबई से, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। और भी जो प्रॉब्लम होगी वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपकी क्लास मॉरल की ना भी हो या होगी, ठीक है। अब आपकी क्लास एंड होने वाली है, जैसे ही थोड़ी देर में एंड हो जाएगी। और आज आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन करिएगा, रिवाइज करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। सर क्वेश्चन आंसर पूछ लीजिए। सर होने वाली है।